हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसमें यूनिट 6 है एसिड बेस एंड मेंटेनेंस, वो पढ़ेंगे। हमारी बॉडी के सभी सेल्स तभी सही से काम करते हैं जब ब्लड का पीएच लगभग 7.35 टू 7.45 हो। अगर पीएच कम हो जाए तो बॉडी एसिडिक मतलब एसिडोसिस कंडीशन में हो जाएगा, और अगर बहुत बढ़ जाए तो एल्केलाइन हो जाएगा, एल्कोलोसिस। एसिड बेस मेंटेनेंस का मतलब है बॉडी का पीएच नॉर्मल रेंज में रखना, मतलब मेंटेन रखना। पीएच स्केल इज़ अ टूल्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 14। पीएच स्केल एक टूल है जिसका रेंज 0 से 14 तक होता है। इससे पता चलता है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक या बेसिक है। अगर 0 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 7 है तो न्यूट्रल है, और 14 है तो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये याद रखिएगा। यूज टू मेज़र एसिड एंड बेस सब्सटेंस। पीएच की हेल्प से हम किसी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी नापते हैं। इज़ बेस्ड ऑन इट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच हाइड्रोजन आयन की मात्रा पर डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा तो एसिडिक, हाइड्रोजन आयन कम तो बेसिक। A pH of 7 is neutral. प्योर वाटर का pH 7 होता है, इसलिए उसे न्यूट्रल कहते हैं। वैल्यू बिलो 7 आर एसिडिक। 7 से कम pH वाले सब्सटेंस एसिड होते हैं। लेमन जूस और विनेगर, ये एग्जाम्पल हो गया। वैल्यू अबव 7 आर बेस। 7 से ज़्यादा pH वाले सब्सटेंस बेस होते हैं, जैसे कि सोप और अमोनिया। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि इसमें है ह्यूमन स्किन, 5.5 रेंज है इसका पीएच है। स्किन थोड़ी एसिडिक होती है, ये बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन देती है, इसीलिए इसका 5.5 है पीएच। ह्यूमन ब्लड थोड़ा ना हल्का सा एल्कलाइन होता है, तो 7.4 पीएच। अमोनिया 11, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। लेमन जूस 2, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। यूरिन 4.4 टू 8, यूजुअली 6 होता है। यूरिन का पीएच डाइट और हेल्थ के हिसाब से बदलता रहता है। सलाइवा स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.35 टू 6.85। पैनक्रियाटिक जूस अल्कलाइन होता है, ये स्टमक एसिड को न्यूट्रल करता है, तो इनका जो पीएच रेंज है वो 7.5 टू 8 है। अब बात करते हैं एसिड इज अ सब्सटेंस विच लिबरेट प्रोटीन एंड हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। एसिड वो सब्सटेंस हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयंस रिलीज करें, जैसे कि HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरह आयोनाइज हो जाता है। H2CO3 वीक एसिड पार्सली आयोनाइज होता है। नेक्स्ट है बेस इज अ सब्सटेंस which is capable of giving hydroxyl ion of except hydrogen ion when dissolved in water। बेस वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करें या फिर हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करें। जैसे कि एग्जांपल है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, अमोनिया NH3 वीक एसिड, ये हो गया। अब है बफर क्या होता है? A buffer is defined as a solution of weak acid and its conjugate base, strong or weak, which can resist the change in the pH caused by addition of acid or base। बफर एक सॉल्यूशन है जो pH को स्टेबल रखता है। अगर एसिड है या बेस ऐड कर दिया जाए तब भी pH में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। जैसे कि NaHCO3 सॉल्यूशन बॉडी में इम्पॉर्टेंट बफर है, ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होता है ये। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। ब्लड पीएच इज मेंटेन
इन बॉडी यूजिंग 3 मैकेनिज्म। ब्लड पीएच को मेंटेन करने के 3 मैकेनिज्म हैं। फर्स्ट वन इज़ बफर सिस्टम, सेकेंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड थर्ड वन इज़ रीनल सिस्टम। एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। बफर सिस्टम, they are responsible for maintenance of pH of plasma, ICF, ECF and tissue of body। बफर सिस्टम बॉडी फ्लूइड्स का pH मेंटेन करते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के अंदर का फ्लूइड, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के बाहर का फ्लूइड, इनको मेंटेन करते हैं। ब्लड कंटेन 3 बफर सिस्टम, बाइकार्बोनेट बफर, फॉस्फेट बफर एंड प्रोटीन बफर। Bicarbonate buffer, this buffer system comprises H2CO3 plus NaHCO3 20:1 in blood। ये जो कंपोजिशन उनका होता है एसिड प्लस सॉल्ट का होता है, ये एसिड है ये सॉल्ट है, इनका होता है, और इसका जो रेशियो है ब्लड में 20:1 है। ये रेशियो ब्लड में मेंटेन रहना चाहिए। It accounts for 65% of buffering capacity in plasma and 40% of buffering action in whole body। ब्लड में प्लाज्मा की बफरिंग का 65% काम बाइकार्बोनेट बफर करता है, और पूरी बॉडी की बफरिंग का लगभग 40% कंट्रीब्यूशन इसी का है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बाइकार्बोनेट बफर, जब HCl ब्लड में आता है तो HCl प्लस NaHCO3 और NaCl प्लस H2CO3 इस तरह डेंजरस एसिड न्यूट्रल हो जाता है मिलके, और ये कहाँ है, यूरिन में एक्सक्रीटेड होते हैं। अब है फॉस्फेट बफर सिस्टम, दिस सिस्टम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रीनल सिस्टम। फॉस्फेट बफर सिस्टम किडनी के साथ मिलकर काम करता है। इनका जो रेशियो होता है 4:1 है। Na2HPO4 एंड NaH2PO4, इनका 4:1 है। किडनी इस रेशियो को मेंटेन रख करती है, और जो हीमोग्लोबिन बफर्स प्लाज्मा प्रोटीन हुए वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ओनली इन्वॉल्व इन RBC। ये है प्रोटीन बफर सिस्टम। तो बात करते हैं, द कैपेसिटी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बफर सिस्टम इज लेस देन हीमोग्लोबिन विच इज़ ओनली इन्वॉल्व इन RBC। जैसा कि अभी हम पढ़े कि जो हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम प्लाज्मा प्रोटीन से ज़्यादा पावरफुल है, और ये हीमोग्लोबिन बफर मेनली RBC में काम करता है। द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ प्रोटीन इज डिपेंड्स ऑन pK ऑफ आयोनाइजेबल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन बफरिंग अमीनो एसिड्स के आयोनाइजेबल ग्रुप पर डिपेंड करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्व एज इमीडिएटली अवेलेबल टेम्परेरी मैकेनिज्म फॉर मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। जो लंग्स का pH को जल्दी कंट्रोल करते हैं, ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है। द लंग्स अफेक्ट एसिड बेस मेंटेनेंस अल्टरिंग कार्बोनिक एसिड कंपोनेंट ऑफ बाइकार्बोनेट बफर। लंग्स को ना CO2 को कंट्रोल करके pH मेंटेन करते हैं, तो ये एसिड बेस बैलेंस करते हैं। कार्बोनिक रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है फर्दर, ये लंग्स में कार्बोनिक फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे CO2 और वाटर कैटेलाइज्ड होते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज में। जब CO2 बढ़ेगा तो H2CO3 भी बढ़ेगा, और हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, फिर pH कम होगा। When blood pH fall, plasma HCO3 ion concentration decrease and the ratio of H2CO3 is decreased. This is an acidic state, so stimulate respiratory center and increase ventilation, hyperventilation। बॉडी एसिडिक हो जाती है, जिससे कि ब्रेन स्टिमुलेट होता है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, तो उसको हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं, और CO2 बाहर निकलता है और pH फिर नॉर्मल होता है। When the ratio
HCO3 H2CO3 increase and blood pH return to normal, blood pH increase, exactly reverse, so decreasing respiratory rate for correction. जब बॉडी ज़्यादा अल्कलाइन हो जाती है तो ब्रीदिंग स्लो हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रुकता है, तो फिर H2CO3 बनने लगता है, फिर pH नॉर्मल होता है। ये CO2 और वाटर, फिर यहाँ H2CO3, ये हाइड्रोजन आयन या CO3, ये एसिड बेस हीमोस्टेसिस है, इम्बैलेंस है। जब यहाँ पीएच बढ़ेगा तो एल्कोलोसिस होगा, पीएच घटेगा तो एसिडोसिस होगा, फिर ब्रेन स्टिमुलेट होंगे, आर्टीरियल रिसेप्टर होंगे, फिर रेस्पिरेटरी रेट घट जाएगा, फिर ब्लड में CO2 बढ़ जाएगा और SCO3 भी बढ़ जाएगा, फिर पीएच घट जाएगा। और सेम यहाँ पे क्या है, ब्लड स्टिमुलेट ब्रेन एंड आर्टीरियल रिसेप्टर, फिर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, CO2 घटेगा, फिर H2CO3 भी घटेगा और pH बढ़ जाएगा। यही एसिड बेस हीमोस्टेसिस रिस्टोर्ड हो जाते हैं। अब है रीनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड pH। किडनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एसिड बेस बैलेंस। जो एसिड बेस बैलेंस में किडनी इन्वॉल्व है, लॉन्ग टर्म pH कंट्रोल करती है। बाई एलिमिनेटिंग नॉन वोलेटाइल एसिड, जब नॉन वोलेटाइल एसिड को रिमूव करना होगा तो जो लैक्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड और आफ्टर बीइंग बफर्ड विथ सोडियम थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इन सब के बाद ये होगा। और फिर क्या है फंक्शन, सोडियम इन रीनल ट्यूब्यूल्स एग्जिस्ट्स इन NaSCO3 by reabsorption of renal tubule in exchange of hydrogen ion which are secreted। जब बाइकार्बोनेट रिएब्जॉर्प्शन होगा तो किडनी में NaSCO3 का वापस ब्लड में भेजती है, फिर ये ब्लड को एसिडिक होने से बचाता है। फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, किडनी अमोनिया बनाकर एसिड को न्यूट्रल करती है। पहले ये देख लेते हैं। ट्यूबुलर सेल में ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, फिर ये H2CO3 से रिएक्शन होता है और यहाँ पे सिक्रीटेड होता है हाइड्रोजन आयन और सोडियम एब्जॉर्ब हो जाता है। वही बताया गया था कि ये ब्लड को एसिडिक होने से बचाता है और फिर वहाँ पे ब्लड में वापस NaCO3 आप भेजते हैं किडनी। अब है एसिड बेस डिसऑर्डर। एसिड बेस डिसऑर्डर की बात करें तो pH ऑफ ब्लड रेंज फ्रॉम 6.8 to 7.8 वीनस एंड pH ऑफ आर्टीरियल ब्लड 7.35 to 7.45। नॉर्मल आर्टीरियल ब्लड जो है वो 7.35 to 7.45 है, लेकिन ये जो pH है ब्लड रेंज ये वीनस में 6.8 to 7.8 है। व्हेन pH फॉल बिलो, जब 7.35 से कम होगा तो ये एसिडोसिस कॉज करेगा और अगर 7.45 से बढ़ जाएगा तो एल्कोलोसिस कॉज करेगा। 4 टाइप के होते हैं ऑफ एसिड बेस डिसऑर्डर। एसिड बेस डिसऑर्डर 4 टाइप के हैं। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस है प्राइमरी चेंज करेगा। इसका जो प्राइमरी चेंज है उसमें क्या होगा कि बाइकार्बोनेट घट जाएगा, प्लाज्मा बाइकार्बोनेट डिक्रीज होगा और कंपेंसेटरी मैकेनिज्म इसमें हाइपर वेंटिलेशन होगा, जो क्या कॉज करेगा, कीटो एसिडोसिस होगा, रीनल फेलियर होगा, लैक्टिक एसिडोसिस होगा, सीवियर डायरिया होगा या फिर डायबिटिक मेलाइटस होगा। इसमें मिनट टू आवर टाइम स्केल होता है। अब है मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कोलोसिस। प्राइमरी चेंज इसमें क्या होगा, बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो जाएगा और हाइपोवेंटिलेशन होगा, कंपेंसेशन मैकेनिज्म, इसमें PCO2 इंक्रीज हो जाता है। सीवियर वॉमिटिंग, हाइपोकैलेमिया, इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन होगा बाइकार्बोनेट का। ये सब जब एक्सेस बाइकार्बोनेट इंटेक होगा तब ये होगा। अब है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इंक्रीज PCO2 इंक्रीज करते हैं और किडनी बाइकार्बोनेट रिजॉर्व करती है।
ठीक है, फिर इससे क्या अस्थमा होगा, निमोनिया और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ओपियोइड्स, ड्रग्स। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस। रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस में क्या होगा, PCO2 डिक्रीज हो जाएगा, किडनी बाइकार्बोनेट कम करती है, हाइपरवेंटिलेशन होगा यहाँ पे, और क्या होगा, एनीमिया, हाई एल्टीट्यूड और सैलिसिलेट पॉइजनिंग होगा। नेक्स्ट है एनायन गैप। एनायन गैप it serves as a good index to detect acid base disturbance, and it means the difference between electrolyte concentration. The sum of cation and anion is in ECF extracellular fluid is always equal, so as maintain electrical neutrality. जो अनायन गैप होता है एसिड बेस डिस्टर्बेंस डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, और अनायन गैप क्या होता है, यहाँ पे सोडियम प्लस पोटेशियम होता है, HCO3 प्लस क्लोरीन ये होता है, और इनका जो नॉर्मल वैल्यू होता है 12 मोल पर लीटर होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 8 to 16 मिली मोल पर लीटर होगा। अब है आर्टीरियल ब्लड गैस। आर्टीरियल ब्लड गैस ABG measurement is the measurement of CO2 and O2 related to acid base disorder। CO2 और O2 का क्या होता है, मेजरमेंट होता है। फॉर ब्लड गैस एनालिसिस अ सैम्पल ऑफ आर्टीरियल ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम रेडियल आर्टरी। यूजली रेडियल आर्टरी से ना थोड़ा सा ब्लड सैंपल लेंगे, जिससे कि ब्लड गैस उसमें एनालिसिस करेंगे। ब्लड गैस एनालिसिस इज इंस्ट्रूमेंट फॉर होल ABG प्रोफाइल। पूरे ABG प्रोफाइल के लिए वो इंस्ट्रूमेंट में जाएगा, ब्लड गैस एनालिसिस होगा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या O2, CO2 और pH को मेज़र करता है ABG टेस्ट में, और इससे एसिड बेस डिसऑर्डर डायग्नोज किए जाते हैं। सैंपल इसमें क्या लेते हैं कि आर्टीरियल ब्लड लेते हैं, और यूजुअली रेडियल आर्टरी से लेते हैं। नॉर्मल रेंज देख लेते हैं। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का होगा 35 to 43 मिलीमोल पर लीटर, pH 7.35 to 7.45, SCO3 2.2 to 2.6 मिलीमोल पर लीटर, क्लोराइड्स 96 से 106 मिलीमोल पर लीटर, पोटेशियम 3.5 to 5 मिलीमोल पर लीटर, सोडियम 136 से 145 मिलीमोल पर लीटर, PO2 95 to 100 mmHg, PCO2 35 to 45 mmHg ये होगा। हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। अगर pH 7 से कम है तो एसिड, 7 से ज़्यादा है तो बेस। ब्लड pH न्यूट्रल कितना हो, ब्लड pH 7.35 to 7.45 होता है। अब जो बफर होता है वो बफर pH को स्टेबल करता है। मेन बफर क्या होता है, बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट प्रोटीन। pH रेगुलेशन कौन करता है, बफर प्लस लंग्स प्लस किडनी। एसिडोसिस, एसिडोसिस होगा तो pH डिक्रीज, एल्केलोसिस होगा तो pH इंक्रीज। एनायन गैप नॉर्मल कितना 12 मिलीमोल पर लीटर, ABG एसिड बेस डिसऑर्डर डायग्नोस करता है। तो हमारा ये चैप्टर अच्छे से ख़त्म हो गया है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।